और मजेदार बात जानते हो क्या बेटा, अभी आगे आप पढ़ोगे आप न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस जो होता है 10 की पावर 5 टाइम्स छोटा होता है एटम से। मतलब एटम के अंदर एक सॉलिड पार्ट होता है न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर है, और लगभग एटम का कंप्लीट मास, पूरा मास जो होता है वो न्यूक्लियस में ही होता है। लेकिन न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो 10 की पावर 5 टाइम्स छोटा होता है, मतलब 1,00,000 गुना छोटा होता है वो एटम से। तो समझो कितना खाली जगह है। आज हम बात करेंगे एटम की। इससे पहले हमने जो लेक्चर्स देख चुके हैं उसको एक बार बात कर लेते हैं। हमने सबसे पहले बात की थी साइंस की, साइंस क्या होती है। उसके बाद बात की थी हिस्ट्री ऑफ मैटर कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है अगर, तो ये चालू कहां से हुआ था। सबसे पहले महर्षि कणाद आए थे, उन्होंने बताया था, परमाणु वर्ड यूज किया था, तो वो आप देख लीजिएगा, ये सेकंड वीडियो था। फिर थर्ड वीडियो जो आया है सीरीज में वो था लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, जिसमें हमने मास कंजर्वेशन लॉ की बात की थी कि मास को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। फिर चौथा जो था वो था डेफिनेट प्रोपोर्शंस लॉ, मतलब कि जब भी कोई कंपाउंड में एटम्स आपस में कंबाइंड होते हैं तो एक फिक्स रेशियो में होते हैं। थोड़ा सा टफ है, थोड़ा है, ज्यादा नहीं, लेकिन उसमें हमने एग्जांपल्स भी देखे थे, समझ आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आए हैं, और उसके बाद ये डाल्टन थ्योरी, बच्चों को डर लगता है इसमें, लेकिन इसको भी बहुत आराम से तैयार किया है। और इसमें यूनिक चीज बेटा ये है कि इसमें हम लोगों ने कार्टून एनिमेशन का यूज किया है। तो ये वीडियो जो देखेगा, और ये बताइएगा कि आपको व्हाइट बोर्ड मार्कर इससे पढ़ने ज्यादा मजा आया या इसमें आया, क्योंकि उसमें हमने थोड़ा इस तरह से यूज किया कैरेक्टर्स जैसे कि छोटे बच्चों के कार्टून्स होते हैं वैसा। तो अगर ये दोनों वीडियो उसी के हैं कार्टून में, अगर ये दोनों वीडियो आपको कार्टून से ही पढ़ना तो मैं उसे ही बना के देता हूँ, वरना व्हाइट बोर्ड। देखते हैं किसको ज्यादा पसंद आया किसमें, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर ये चीज। इसके अलावा ड्रॉबैक्स थे ये कि डाल्टन थ्योरी क्या थी बेटा, 90 इयर्स तक, अप्रोक्सीमेट 90 इयर्स तक चली, सही मानी गई, उसके बाद वो गलत मानी गई। तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, वो भी वीडियो जो है प्लेलिस्ट में दी गई है, ठीक है। तो अब देखते हैं एटम। एटम 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 दिमाग खराब करके रखा हुआ, जब से ये लेक्चर चालू हुआ है चैप्टर का नाम ही है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, मतलब दिमाग खराब करके रखा। बच्चा सोचता रहता है एटम है क्या, कभी मिलेगा तो कभी, यहाँ तक कि मैंने भी अपना हाई स्कूल पास कर दिया सोचता रहा कि एटम मिलेगा तो कभी खोल के देखूंगा कैसा होता है, बाद में पता चला इतना छोटा होता है कि वो दिखता ही नहीं है। इसीलिए आप लोग जान लो एटम का साइज कितना होता है, ताकि ऐसी गलती आप लोग ना करो। एटम का साइज बेटा जो हाइड्रोजन होता है वो 10 की पावर -10 मीटर की रेंज में होता है, मतलब कि 1 एंगस्ट्रॉम की रेंज में गिना जाता है इसको। 1 तो नहीं बोलेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो एंगस्ट्रॉम की रेंज होती है। अब ये एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10 की पावर -10। एंगस्ट्रॉम ना भी समझ आए कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 10 की पावर -10 तो समझ आता ही होगा, मैथ में पढ़ चुके हैं। और अगर आप नहीं सब पढ़ मतलब समझ पा रहे हैं तो आप हमारी बेसिक सीरीज फॉलो कीजिए, वहां आपको ये सब सिखाया जाएगा। इसके अलावा नॉर्मली जो होता है 10 की पावर -9 मीटर पे हम मान के चलते हैं, मतलब नैनोमीटर की रेंज में एटम का साइज होता है, मतलब इतना छोटा होता है। और मजेदार बात जानते हैं क्या बेटा, अभी आगे आप पढ़ोगे आप न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस जो होता है 10 की पावर 5 टाइम्स छोटा होता है एटम से। मतलब एटम के अंदर एक सॉलिड पार्ट होता है न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर है, और लगभग एटम का कंप्लीट मास, पूरा मास जो होता है वो न्यूक्लियस में ही होता है। लेकिन न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो 10 की पावर 5 टाइम्स छोटा होता है, मतलब 1,00,000 गुना छोटा होता है वो एटम से। तो समझो कितना खाली जगह है एटम के अंदर। इस हिसाब से आइडिया लगा लो कि अगर एक ग्राउंड ले लो बड़ा सा, क्रिकेट ग्राउंड या फुटबॉल ग्राउंड बहुत बड़ा सा, उसके बीच में अगर बॉल रख दें एक, तो बेटा वो ग्राउंड जो है वो एटम है, और जो बॉल है वो न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, और खाली जगह पे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो बेटा बहुत ही पेचीदा चीज है। और मजेदार बात यह है कि 10 छोड़ो 9 छोड़ो 11th में भी आप लोग जानते रहोगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहे हैं। लास्ट में बोल दिया गया कि हम बता ही नहीं सकते इलेक्ट्रॉन है कहाँ, बस आइडिया एक प्रोबेबिलिटी दे सकते हैं कि यहाँ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं, बट एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते। इंटर तक तो नहीं बता पाओगे, उसके आगे देखा जाएगा बाद में। तो हमारी गलती थी, आप लोग इसी गलती ना करो, इसलिए पढ़ लेते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ये तो डाल्टन भी बताया गया है, महर्षि कणाद ने भी बताया था, प्राउस ने भी बताया था, ठीक है, सबने बताया। तो ये तो पता चल गया कि एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल कितना बड़ा होता है, इसको भी हम जानेंगे। तो विच मे और मे नॉट हैव
इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब ये फ्री रह भी सकता है, फ्री स्टेट में नहीं भी रह सकता। फ्री स्टेट क्या होता है, इसको डाल्टन थ्योरी में भी एक्सप्लेन किया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन, ये क्या एक सिंगल एटम है, लेकिन क्या ये सिंगल एटम O रह सकता है? कभी नहीं रहता, ये हमेशा O+ हो, मतलब दो ऑक्सीजन आपस में मिलकर O2 बना देता है, ऑक्सीजन गैस बोलते हैं। ये इस फॉर्म में मिलता है, मतलब ये फ्री स्टेट में नहीं मिलता, ये आपस में कंबाइंड हो जाता है। इसी तरीके से बात करें क्लोरीन, तो Cl जुड़ के क्या बन जाते हैं, Cl2 बन जाते हैं। अब हमेशा ये नहीं होता कि सेम सेम ही जुड़ेंगे, जैसे ये हुआ हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दिए। अब ये मत सोचना कि ये केमिकल रिएक्शन सही है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये रियल सही केमिकल रिएक्शन नहीं है, बस ये दिखाने के एक हाइड्रोजन का एटम और एक क्लोरीन का एटम देखो आपस में मिला और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना। इसकी केमिकल रिएक्शंस हम लोग आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट कहने का मतलब ये है कि एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, फ्री स्टेट नहीं रह रहा है। लेकिन कुछ हैं जैसे नियॉन, आर्गन, ये सब जो होते हैं आइडियल गैस होती हैं या इनर्ट गैस होती हैं, ये क्या होती हैं, फ्री स्टेट में रह सकती हैं। डाल्टन इसके बारे में नहीं बता पाए थे क्योंकि उस समय उन्हें एटम के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उन्होंने ये भी कहा था कि एटम जो है इंडिविजिबल है, मतलब ये सबसे छोटा पार्टिकल है। वो तो सही बात है, छोटा है, बट उन्होंने कहा इसको तोड़ा नहीं जा सकता। बेटा तोड़ सकते हैं, इसमें भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। अभी तो बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स पता चल गए कि हमारे सिलेबस में जो है वो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बेटा एटम की अगर बात करें तो एटम क्या है, बेटा एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से मिलेगा आपको, जो हमारा सिलेबस है उसमें इसी टाइप से मिलेगा। उसमें क्या है बेटा, दो पार्ट में डिवाइड है। पहला एक सॉलिड पार्ट, ये इसे न्यूक्लियस बोलते हैं, और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है, ब्लैंक स्पेस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, P और N लिखा है। P और N का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दो चीजें होती है, प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है। एक चीज और जान लीजिए, एटम का जो कंप्लीट मास होता है, ठीक है, लगभग लगभग पूरा मास वो न्यूक्लियस में ही होता है, चारों तरफ ब्लैंक स्पेस है, ठीक है। अब कहोगे कि चारों तरफ तो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जिस पार्ट को में ये घूम रहे हैं, मतलब ये सर्कुलर पार्ट फॉलो कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, ऐसा कोई लाइन है नहीं एटम के अंदर। ये समझाने के लिए से बना, जैसे कि सूरज के चारों तरफ ग्रह घूमते हैं, प्लैनेट्स घूमते हैं, तो हम एक लाइन बना के दिखा देते हैं ना कि ये इनका पाथ है, बट रियल में स्पेस में कोई ऐसा लाइन तो है नहीं, बस वैसा ही है, इसीलिए डॉटेड बनाई गई। तो ये जो पार्ट फॉलो कर रहे हैं इन्हें क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब के बारे में आगे हम बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ जो न्यूक्लियस के घूम रहा है, तो एक फिक्स कक्षा हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में शेल बोलते हैं, उसमें घूम रहा है, ठीक है। ये चीज हो गई। सबसे बाहर वाले सेल, आउटर मोस्ट सेल को बोलते हैं वैलेंस सेल, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसे बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसको अलग से नाम क्यों दिया गया, ये इसलिए बेटा दिया गया क्योंकि अंदर के इलेक्ट्रॉन से कभी कोई मतलब नहीं रहता है। जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा जाएगा एटम से, तो यहीं से होगा, वैलेंस सेल से ही इलेक्ट्रॉन निकलता है और इंटर होता है। अब ये निकलता क्यों है, इंटर क्यों होता है, ये हम आगे देखेंगे। देखने वाली चीज ये है यहाँ पे कि बेटा न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये कभी नहीं निकलेंगे, समझ गए। ये सिर्फ निकलते तब है जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, और बेटा न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है वो कभी नहीं होने वाली, फिलहाल तुम्हारे सिलेबस में होंगी, अगर रखती बार थोड़ा बहुत देखने मिलेगा ये न्यूक्लियर रिएक्शन, जैसे एटम बॉम्ब इसमें, लेकिन वो नॉर्मली कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गए, एटम बम हो गए, उसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस कराई जाती हैं। 10th में पढ़ाया जाएगा इनके बारे में, बट इतना वो नहीं है। नॉर्मली लैब में सोचो कि हम न्यूक्लियर रिएक्शन कर लें, नहीं होने वाला बच्चा, लैब उड़ जाएगी पूरी, रह जाओगे ऐसे ही, ठीक है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, इसे न्यूक्लियस बोला गया। ये सॉलिड पार्ट होता है, ये चारों तरफ खाली जगह है, ठीक है। इस तरह से कुछ होता है एटम, ठीक। अभी और इसके बारे में जानते हैं। बेटा किसी भी एटम में जो होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को E से, प्रोटॉन को P से, न्यूट्रॉन को N से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहां से देख बेटा दो बातें याद रखना, इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। अब 10 की पावर माइनस 19 है, ये मत सोचना बहुत ज्यादा चार्ज है, माइनस 19 का मतलब पता है ना 1.6, और ये अपॉन में 10 की पावर 19 आएगा, क्योंकि पावर माइनस में है। अगर ये सब नहीं पता तो आप हमें सीरीज फॉलो कीजिए बेसिक मैथमेटिक्स की, वहां ये सब कैलकुलेशन सिखाए जा रहे हैं, ठीक है। जाना है हमारे चैनल में और प्लेलिस्ट में जाना, वहां बेसिक मैथमेटिक्स नाम से प्लेलिस्ट बनी रखी है, ठीक है, तो वो देख लेना है। प्रोटॉन में बेटा सेम चार्ज होता है, बस क्या होता है प्लस का, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, सेम मतलब इक्वल चार्ज होता है, लेकिन अपोजिट इन नेचर, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है।
प्लस और माइनस क्या होता है, नेचर में एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो एक क्या है, एक है नेगेटिव नेचर का, एक पॉजिटिव नेचर का। बेटा न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। अब अगर हम एटम के बिहेवियर की बात करें तो बेटा एटम कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। क्यों, क्योंकि एटम न्यूट्रल इसलिए होगा क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होंगे, ठीक है। अब देखो बेटा इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, प्रोटॉन का चार्ज इक्वल मतलब इतना है, सेम टू सेम है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम दोनों के हैं, बस एक माइनस एक प्लस है। तो क्या इनको जोड़ेंगे कितना होगा, 0। अब अगर हमने मान लीजिए सोडियम का स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, सोडियम का स्ट्रक्चर बनाया, सोडियम का स्ट्रक्चर बनाया, तो सोडियम के स्ट्रक्चर में क्या है वो समझो। सोडियम के स्ट्रक्चर में है ऐसा कुछ जो आपको यहां दिखाया गया है। सोडियम में बेटा प्रोटॉन न्यूट्रॉन यहां बीच में दिखाया गया, ठीक है। अब अगर हम गिनेंगे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। देखते हैं बेटा सोडियम के बारे में। सोडियम में बेटा देखो होता क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन होता है, 11 प्रोटॉन होता है, ठीक है। अब हम टोटल चार्ज की बात कर रहे हैं, टोटल चार्ज में क्या होता है, चीजें जुड़ जाती ना, तो हम जोड़ देंगे। अब बेटा देखो पहले ये पता करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वजह से टोटल निगेटिव चार्ज कितना हुआ है। तो बेटा 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो टोटल कितना हो जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही चीज प्रोटॉन में। तो बेटा इसकी जो वैल्यू आएगी उतनी ही वैल्यू तो इसकी भी आने वाली है ना, बस डिफरेंस क्या होगा, ये माइनस का ये प्लस का, ये माइनस में आएगा ये प्लस में आएगा, तो यानी सेम वैल्यू लेकिन अपोजिट साइड में जब भी ऐड किया जाता है क्या होता है, 0 हो जाता है। जैसे 5 में -5 ऐड करो बेटा क्या होगा, 0 आएगा। अगर ये कैलकुलेशन में दिक्कत है तो वही बात है, हमारी बेसिक सीरीज आप फॉलो करिए, उसमें साइन कन्वेंशन पूरा अच्छे से डिटेल में दिया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। तो इससे बेटा पहली चीज ये पता चल गई हमें कि एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं होता। अब अगर हम बात करें चार्ज बेटा होता है बट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों बोला, क्योंकि ये न्यूट्रल का मतलब समझ लो क्या होता है। जीरो और न्यूट्रल में थोड़ा डिफरेंस होता है। जीरो का मतलब है ही नहीं कुछ, न्यूट्रल का मतलब है, बट जो चीजें हैं वो आपस में जब आती हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो जीरो हो जाता है। मतलब जैसे ये एक मार्कर, मान लो अगर ग्रेविटी थोड़ी देर के लिए हम भूल जाएं कि ग्रेविटी यहाँ लग रही है, मार्कर ऐसा रखा हुआ है तो क्या बेटा इसमें कोई फोर्स लग रहा है, जीरो लग रहा है। अगर ग्रेविटी हटा दे, ग्रेविटी तो नीचे को लग रही है, उसको भूल जाओ। ऐसे हाथ पे रखा, क्या इसमें कोई फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो क्या होगा, जीरो फोर्स है। लेकिन अगर इसको हम पकड़ के ऐसे खींच रहे हैं, अब भी देखो बेटा जितना हाथ इधर हम फोर्स लगा रहे हैं, इधर को जितना फोर्स लगा रहे हैं हाथ से उतना ही फोर्स हम इधर लगा रहे हैं, अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। अब भी देखो मार्कर कहीं नहीं जा रहा ना, रिजल्टेंट तो उतना ही है, जीरो वहीं पे है मार्कर, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल बोलेंगे, जीरो नहीं। रिजल्टेंट फोर्स क्यों यहाँ पे जीरो हो गया है, क्यों, क्योंकि एक इधर को लग रहा है एक इधर को लग रहा है। तो ये होता है न्यूट्रल वाली कंडीशन की, मतलब चीजें हैं बट उनका रिजल्टेंट जीरो होता है। तो एटम न्यूट्रल होगा, ये याद रखना हमेशा। कुछ बातें अब यहां से हमें कुछ बातें जो पता चली वो क्या है। पहला, वैलेंस सेल, जब भी मैं वर्ड यूज करूं समझ जाना आउटर मोस्ट सेल की बात कर रहा हूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल लूं तो समझ जाना कि वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितना, एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 1 हुआ। दूसरी बात, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बेटा बीच में होता है, हमेशा दिमाग में रखना। अगर न्यूक्लियस में पूछे कोई कितना चार्ज होता है तो बेटा इसमें पहली चीज तो पॉजिटिव चार्ज होगा, और फिर सीधी सी बात है जितने प्रोटॉन होंगे मल्टीप्लाई मार 1.6 से पता चल जाएगा टोटल। जैसे सोडियम में क्या होता है, 11 प्रोटॉन होते हैं, तो कितना चार्ज आएगा टोटल, 11 × 1.6 × 10⁻19 कूलम। सॉल्व करके निकालो, ये क्या हुआ, न्यूक्लियस। लेकिन अगर नॉर्मली अगर बोल दे कि न्यूक्लियस में कैसा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है, और चार तक कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है, आपस में मिलकर ये न्यूट्रल कर देते हैं। जब भी एटम से बाहर निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, वो न्यूक्लियस को तोड़ के बाहर नहीं आएगा। जिस समय प्रोटॉन बाहर निकलेगा या न्यूट्रॉन निकलेगा बेटा उस समय आतंक मचेगा, ठीक। तो वो नॉर्मल केस में नहीं होता है और सबके साथ नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बदल गया। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, जब भी हम मास निकालते हैं, वो भी यहाँ पे जल्दी समझ लो, पहला एक वर्ड आता है एटॉमिक नंबर। अभी इसको आगे बताएंगे एटॉमिक नंबर, लेकिन यहीं पे हल्का सा समझ लो एटॉमिक नंबर भी। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, चाहे वो एटम की बात करें चाहे आयन की बात करें, भी आयन भी आगे देखेंगे अपने अगले वीडियो में कभी आगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 11, ठीक है। एटॉमिक नंबर नीचे दिखाया जाता है, इसको Z से रिप्रेजेंट किया जाता है।
तो जितने भी प्रोटॉन होते हैं किसी भी एटम के अंदर वो उसके एटॉमिक नंबर होता है। दिमाग में बैठा लेना ये चीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्यों? क्योंकि एटम में तो बेटा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर हैं, लेकिन हमेशा नहीं रहेंगे। आयंस में ये अलग अलग हो जाते हैं, कभी प्रोटॉन ज्यादा होंगे, कभी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। तो हम प्रोटॉन को लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन बाहर नहीं निकलता, प्रोटॉन का नंबर फिक्स है, इलेक्ट्रॉन ही कभी कम कभी ज्यादा होगा, इसलिए हमेशा हम प्रोटॉन को ही लेके चलते हैं रेफरेंस में। इसीलिए एटॉमिक नंबर में क्या लेते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन लेते हैं। पहली चीज, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये याद रखना। और न्यूट्रॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे डिपेंड नहीं करता है, ये भी दिमाग में रखना। अब एटॉमिक मास की बात करें तो बेटा एटॉमिक मास जब भी निकालते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ा जाता है, इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ा जाता। अब ये क्यों, इसको भी समझ लो, बस ये आखिरी पॉइंट है, इसको अच्छे से समझ लो। जब भी हम एटॉमिक मास निकालेंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मतलब न्यूक्लियस का ही मास लेंगे, इलेक्ट्रॉन का मास नहीं लेंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा बेटा इसलिए होता है क्योंकि चार्ज के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में दोनों में क्या होता है? सेम चार्ज होता है। सेम चार्ज होता है मतलब एक में प्लस है एक में माइनस, मतलब बिहेवियर उल्टा है, नेचर अपोजिट है, लेकिन क्या है, जो उसकी वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो सेम है, ठीक। लेकिन मास के देखा जाए, मास के रिस्पेक्ट में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा हैवी जो होता है वो न्यूट्रॉन होता है। मास के रिस्पेक्ट में सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन का मास होता है, फिर प्रोटॉन का होता है। लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग बराबर होता है, दोनों ही 10⁻⁻27 kg के रेंज में होता है, ठीक है, समझ आ गया? लगभग बराबर ही होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन बेटा बहुत हल्का, तो 10⁻31 kg के फॉर्म में चला जाता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास में जो रेशियो होता है वो 1838 होता है, मतलब लगभग 2000 गुना हल्का होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2000 रेशियो का मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब अगर इलेक्ट्रॉन 1 ग्राम का माने तो प्रोटॉन 2000 ग्राम, लगभग 2 किलो का होगा। तो बेटा 2 किलो के सामने 1 ग्राम की क्या वैल्यू, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन को इग्नोर कर देते हैं। तो ये था पूरा सिनेरियो या पूरा लेक्चर हमारा एटम के रिस्पेक्ट में। आज के बाद दिमाग में नहीं कुछ गड़बड़ी आनी चाहिए कि एटम क्या होता है, ठीक है। ये एटम की सारी इंपॉर्टेंट बातें थी। इसके अलावा अगर कोई पॉइंट छूट गया हो या आपको लगता हो कि सर ये पॉइंट समझ आए, कमेंट सेक्शन में बेटा जरूर बताया करें, ठीक है। अब पूरा लेक्चर देखा करें, छोटा लेक्चर हम लंबा बनाते हैं ताकि एक बात समझा सकें, लेकिन आप लोग पूरा लेक्चर नहीं देखते हो। भले उसको डबल स्पीड में देखो अगर आता है तो, और एक बार देखो जरूर। और अगर कोई कमी लगे तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी नया चालू किया है, हो सकता है गलतियां हो हमसे, तो उसको बताते रहिए तभी इंप्रूवमेंट आएगा। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।